हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेव स्टडी। वेव स्टडी में आपका स्वागत है। मंथली करंट अफेयर्स की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं जुलाई 2024 के सबसे बेहतरीन करंट अफेयर्स, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को हमने दो पार्ट्स में बनाया है और फिलहाल आप इसका पहला पार्ट देख रहे हैं, जिसमें हमने इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में कवर करने की पूरी कोशिश की है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो अगर आपके लायक है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमें आपके सपोर्ट की थोड़ी सी ज़रूरत है। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल है, हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 46वां सेशन संपन्न हुआ है। ये किस देश के द्वारा होस्ट किया गया है? तो ये होस्ट किया गया है भारत के द्वारा। और भारत ने पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के किसी सेशन को होस्ट किया है। इस मीटिंग में, जिसमें 150 देशों के लगभग 2000 डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया था, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में। अच्छा, एएसआई के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो इनका नाम है यदुवीर सिंह रावत। और अपने इनके अलावा एक और नाम जरूर याद रखिएगा, विशाल भी शर्मा जी का। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के चेयरमैन हैं और साथ ही ये यूनेस्को में भारत के एम्बेसडर भी हैं। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के इस 46वें सेशन को इनॉग्रेट किया गया था भारत के प्रधानमंत्री और यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल मैडम ऑद्रे अजूले के द्वारा। इसके बाद अगर 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के लोगो की बात करें तो ये रहा इसका लोगो। और ये लोगो इंस्पायर्ड है कर्नाटक के वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम्पी से। इसके नीचे इसका टैगलाइन लिखा हुआ है, सह नव यशः, जो डिराइव किया गया है तैत्तिरीय उपनिषद से। और इसका मीनिंग है, टुगेदर वी में अटेन ग्लोरी, यानी हम साथ मिलकर यश की प्राप्ति कर सकते हैं, अकेले नहीं कर सकते। इसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के अगर इतिहास की बात करें तो 1972 में वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, ताकि विश्व में जितने भी सांस्कृतिक या प्राकृतिक धरोहर हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके और उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के अगर टोटल मेंबर कंट्रीज की बात करें तो करेंटली 196 देश इसके सिग्नेटरीज हैं, जिसमें लेटेस्ट नाम है माइक्रोनेशिया का एक छोटू सा आइलैंड कंट्री नारू, जो इसी 46वें सेशन के दौरान वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन का 196th मेंबर बना है। इसमें अगर भारत की बात करें तो भारत वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन का मेंबर बना था 1977 में। अच्छा, ये तो हो गया वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन की बात। इसके बाद अगर वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बात करें तो इसमें टोटल मेंबर्स की संख्या होती है 21। और ये 21 देश इन्हीं 196 देशों से सिलेक्ट किए जाते हैं जनरल असेंबली के द्वारा। करंटली इन 21 मेंबर कंट्रीज में भारत भी शामिल है और भारत का करंट मेंबरशिप का टेन्योर है 2021 से 2025 तक। अच्छा, इससे पहले भी भारत 3 बार वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के मेंबर के रूप में शामिल किया जा चुका है। सबसे पहले 1985 से 91, इसके बाद 2001 से 2007 और तीसरी बार 2011 से 2015 तक। यानी भारत के मेंबरशिप का ये चौथा टर्म चल रहा है और इसके एनुअल मीटिंग को भारत ने पहली बार होस्ट किया है। इससे पहले वाले सेशन यानी 45th सेशन को सऊदी अरब के द्वारा होस्ट किया गया था और इसके अगले सेशन को बुल्गारिया की प्यारी सी राजधानी सोफिया में होस्ट किया जाएगा अगले साल यानी 2025 में। चलिए, इसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 46वें सेशन में भारत से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। और इसमें पहला है भारत और यूएस के बीच होने वाला एक समझौता, जिसका नाम है कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। ये भारत और अमेरिका के बीच इस तरह का पहला एग्रीमेंट है और इस एग्रीमेंट का उद्देश्य ये है कि भारत की जो प्राचीन वस्तुएं हैं उसको यूएस में अवैध तरीके से तस्करी को रोका जा सके। इसलिए भारत का अपने प्राचीन वस्तुओं को संरक्षित करने की ओर ये एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। चलिए, इसके बाद अगला पॉइंट है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी दानवीरता दिखाते हुए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर को $1 मिलियन देने का वादा किया है। और इस फंड को यूटिलाइज किया जाएगा मेनली डेवलपिंग नेशंस के हेरिटेज साइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए
और इसके अलावा यूनेस्को के खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी बिल्डिंग में भी इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है परी नाम का एक प्रोजेक्ट जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के इसी सेशन के दौरान इनिशिएट किया गया। परी का पूरा नाम है पब्लिक आर्ट्स ऑफ इंडिया। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से भारत की जो लोक कलाकृतियां हैं उसको बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। इसके बाद है, अच्छा, जिन लोगों को यूनेस्को के बारे में नहीं पता है उनके लिए ये दो लाइनें पेश की गई हैं, इस पे भी गौर जरूर फरमाइएगा। इसके बाद अगला सवाल है, इसी 46वें वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग के दौरान भारत के किस साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो इस साइट का नाम है मोइदम्स। मोइदम्स द मून बुरियल सिस्टम ऑफ अहोम डायनेस्टी। इसके अलावा इसको पिरामिड ऑफ असम के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत का 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये लोकेटेड है असम के चराइदो डिस्ट्रिक्ट में। मोइदम की अगर बात करें तो ये पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला कल्चरल साइट है और असम का ये तीसरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और इसके अलावा असम के जो दो और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो है काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन दोनों को 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज के नेचुरल कैटेगरी में शामिल किया गया था। के बाद अगर मोइदम की थोड़ी सी और बात करें तो ये बेसिकली 13वीं सदी से लेके 19वीं सदी के बीच अहोम डायनेस्टी के जो राजा महाराजा और नॉबल्स हुआ करते थे उनको यहाँ पे उनके साजो सामान के साथ बड़े धूमधाम से दफनाया जाता था। और इस पूरे साइट में इस तरह के टोटल बुरियल मुंड्स की संख्या है 90। चलिए इसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस कर ही लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 46वें सेशन के दौरान टोटल 24 नए प्रॉपर्टीज को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसमें 19 कल्चरल, 4 नेचुरल और एक मिक्स्ड प्रॉपर्टी शामिल है। इन 24 नए साइट्स के जुड़ने के बाद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में टोटल साइट्स की संख्या हो गई है 1223 और इसमें 952 कल्चरल, 231 नेचुरल और 40 मिक्स्ड साइट शामिल हैं। इसके बाद अगर सबसे अधिक नंबर ऑफ साइट्स की बात करें तो इसमें सबसे ऊपर है इटली, जहां पे टोटल 60 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लोकेटेड हैं। और दूसरे नंबर पे है चाइना और यहाँ पे टोटल 59 साइट्स लोकेटेड हैं। इसमें अगर भारत की बात करें तो टोटल 43 हेरिटेज साइट्स के साथ भारत विश्व में छठे नंबर पे आता है। भारत के इन 43 साइट्स में से 35 कल्चरल, 7 नेचुरल और एक मिक्स्ड साइट भी शामिल है। जब भारत का एकमात्र मिक्स्ड हेरिटेज साइट है कंचनजंगा नेशनल पार्क, और ये कहाँ पे लोकेटेड है ये आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा अगर भारत के पहले वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो ये है अजंता और एलोरा की गुफाएं, के अलावा आगरा फोर्ट और ताजमहल। इन तीनों को 1983 के सेशन में वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया था। और पिछले साल यानी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 45th सेशन के दौरान वेस्ट बंगाल में स्थित शांति निकेतन और कर्नाटका का सैक्रेड एंसेंबल्स ऑफ होयसालाज भारत का 41st और 42nd वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था। चलिए इसके बाद अगला सवाल भी आर्ट एंड कल्चर से ही रिलेटेड है और इसमें ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में हमारे यूनियन कल्चर द्वारा भारत के पहले संकेन म्यूजियम का अनावरण किया गया है। ये म्यूजियम कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये बना है नई दिल्ली में और नई दिल्ली में हुमायूं के मकबरे वाले कंपाउंड में इसको बनाया गया है। और किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसको आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलकर डेवलप किया है। तो जिनको संकेन म्यूजियम के बारे में नहीं पता है तो ये उसको कहा जाता है जो या तो जमीन के अंदर हो या फिर पानी के अंदर। और ये वाला जो म्यूजियम है ये जमीन के अंदर बनाया गया है, यानी इसको आप अंडरग्राउंड म्यूजियम भी कह सकते हैं। इसके बाद अगर हुमायूं के मकबरे की बात चली है तो ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसको हुमायूं की विधवा बीगा बेगम के द्वारा 1570 ईस्वी में बनवाया गया था। चलिए इसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में यूरोपियन काउंसिल के नए प्रेसिडेंट के रूप में किनका चुनाव किया गया है? तो ये बने हैं पुर्तगाल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो कोस्टा और इन्होंने रिप्लेस किया है बेल्जियम के चार्ल्स माइकल को। एंटोनियो कोस्टा की बात करें
तो इनके साधारण लाइफस्टाइल और गांधीवादी विचारधारा की वजह से इनको गांधी ऑफ लिस्बन भी कहा जाता है। लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है और एंटोनियो कोस्टा यहीं के मेयर हुआ करते थे। इसके अलावा एंटोनियो कोस्टा को भारत सरकार की तरफ से ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का भी कार्ड मिला हुआ है और 2017 में इन्हें प्रवासी भारतीय अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा यूरोपियन यूनियन के बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड दो और अपॉइंटमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो यूरोपियन यूनियन बेसिकली यूरोप के 27 देशों का एक समूह है, एक यूनियन है, और इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के तहत। इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में। यूरोपियन यूनियन मेनली तीन बॉडीज के थ्रू काम करती है। इसमें पहला है यूरोपियन काउंसिल, जो यूरोपियन यूनियन का हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, और यूरोपियन काउंसिल में टोटल 27 मेंबर्स होते हैं। और ये जो 27 मेंबर्स हैं, ये यूरोपियन यूनियन के 27 मेंबर कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। यूरोपियन काउंसिल अपने प्रेसिडेंट का चुनाव खुद करती है और हाल ही में इसने एंटोनियो कोस्टा को अपना प्रेसिडेंट चुना है, जिसकी बात हम अपने पिछले स्लाइड में कर चुके हैं। इसके बाद यूरोपियन यूनियन का अगला इम्पोर्टेंट बॉडी है यूरोपियन पार्लियामेंट। ये यूरोपियन यूनियन का लेजिस्लेटिव बॉडी है, यानी ये यूरोपियन यूनियन के लिए कानून बनाने का काम करती है। इसमें टोटल मेंबर्स की संख्या होती है 720, और इन 720 मेंबर्स का चुनाव किया जाता है यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के सिटीजन्स के द्वारा। इसके बाद यूरोपियन पार्लियामेंट भी अपने प्रेसिडेंट का चुनाव खुद करती है। हाल ही में यूरोपियन पार्लियामेंट का इलेक्शन संपन्न हुआ है और इसके 720 मेंबर्स ने मिलकर अपने प्रेसिडेंट के रूप में रॉबर्टा मेट्सोला को री इलेक्ट किया है। रॉबर्टा मेट्सोला माल्टा देश से हैं और ये यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट के रूप में 2 बार चुनी जाने वाली पहली महिला बनी है। इसके बाद यूरोपियन यूनियन का अगला इम्पोर्टेंट बॉडी है यूरोपियन कमीशन। ये यूरोपियन यूनियन का एग्जीक्यूटिव बॉडी है और इसमें भी टोटल मेंबर्स की संख्या होती है 27, जो यूरोपियन यूनियन के 27 देशों को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके प्रेसिडेंट के चुनाव की बात करें तो सबसे पहले यूरोपियन काउंसिल के द्वारा यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को प्रपोज किया जाता है यूरोपियन पार्लियामेंट के समक्ष। इसके बाद यूरोपियन पार्लियामेंट में इसके लिए वोटिंग की जाती है और हाल ही में यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट के रूप में जर्मनी की उर्सुला वॉन डर लियन को री इलेक्ट किया गया है, यानी ये 2029 तक यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट रहने वाले हैं। अच्छा, इससे पहले ये इलेक्ट होके आई थी 2019 में। इसके अलावा एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा कि यूरोपियन यूनियन को नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है और ये सम्मान इसको मिला था 2012 में। लगे हाथ एक बात और बता दूं कि यूरोपियन यूनियन तो बना था 1992 में, बट यूरोपियन पार्लियामेंट की स्थापना 1958 में ही हो चुकी थी। चलिए यूरोपियन यूनियन की कहानी यहीं समाप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है, हाल ही में ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में किनको चुना गया है? तो इनका नाम है कियर स्टारमर। ये लेबर पार्टी के लीडर हैं और यूके में 14 साल बाद लेबर पार्टी की सरकार बनी है। अच्छा, इनकी पार्टी को 650 में से 412 सीटें मिली हैं। कियर स्टारमर भारतीय मूल के ऋषि सुनक की जगह लेंगे, जो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं। इसके अलावा एक और नाम याद रख लीजिएगा, रेचल रीव्स का। ये यूके की पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर बनी है। जब ब्रिटेन की चल रही है तो आपको एक बात और बताते चलें कि हमने थोड़ी ही देर पहले जिस यूरोपियन यूनियन की बात की है, उस यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन ने 2020 में एग्जिट ले लिया था और इसको एक प्यारा सा नाम दिया गया था, ब्रेग्जिट। चलिए इसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए प्रेसिडेंट के रूप में किन्होंने अपना कार्यभार संभाला है? इनका नाम है एलिशा डी एंडा मद्राजो। एलिसा जी मेक्सिको से हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है टी राजा कुमार को, जो भारत के नहीं बल्कि सिंगापुर के हैं। एलिसा मद्राजो इससे पहले 2020 से 2023 के बीच एफएटीएफ की वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। इसके बाद अगर एफएटीएफ की बात करें तो ये एक तरह का एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेरर फाइनेंसिंग एजेंसी है, जिसमें करंटली 40 मेंबर्स हैं
और इन 40 देशों में भारत भी इसका एक मेंबर है। एफएटीएफ इस्टेब्लिश किया गया था 1989 में और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस। अच्छा, एक आपने एफएटीएफ के ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट के बारे में सुना होगा, जिसमें उन देशों को शामिल किया जाता है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को बढ़ावा देते हैं। करेंटली ब्लैक लिस्ट में टोटल 3 देश शामिल हैं, जिसमें ईरान, नॉर्थ कोरिया और अपना पड़ोसी देश म्यांमार। और ग्रे लिस्ट में टोटल 21 देश हैं। तो जब भी किसी देश को इसमें शामिल किया जाता है या फिर कोई देश इससे बाहर निकलता है, तो ये भी अपने आप में एक करंट अफेयर्स का सवाल बन जाता है। आपने भी सुना ही होगा। अगला सवाल है, नीदरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? ये बने हैं डिक स्कूफ। डिक स्कूफ डच इंटेलिजेंस एजेंसी के फॉर्मर चीफ हैं। इन्होंने सक्सीड किया है मार्क रटी को, और मार्क रटी को हाल ही में नेटो के नए चीफ के रूप में अपॉइंट किया गया है। इनकी बात हम अपने पिछले महीने के करंट अफेयर्स में कर चुके हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल है, हाल ही में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो का 75वां अधिवेशन संपन्न हुआ है। ये किस देश के द्वारा होस्ट किया गया है? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था यूएस की कैपिटल वाशिंगटन डीसी में। नेटो की अगर बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोपीय देशों का एक मिलिट्री अलायंस है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1949 में, जिस समय कोल्ड वार चल रहा था रशिया को काउंटर करने के लिए, जो उस समय सोवियत यूनियन हुआ करता था। करंटली इसके 32 मेंबर्स हैं, जिसमें इसी साल मार्च महीने में स्वीडन इसका लेटेस्ट मेंबर बना है। अगला है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में इसके 24वें शिखर सम्मेलन को किस देश के द्वारा होस्ट किया गया है? तो इस बार इसकी प्रेसिडेंसी थी कजाकिस्तान के पास। कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। अच्छा, आमतौर पे एससीओ समिट में मेंबर्स कंट्रीज के टॉप लीडर्स पार्टिसिपेट करते हैं, बट इस बार इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया गया था हमारे रॉक स्टार। एससीओ की शुरुआत हुई थी 2001 में और करंटली इसमें 10 मेंबर कंट्रीज हैं। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए एक बात और बताना चाहूँगा कि एससीओ के बनने से कुछ साल पहले यानी 1996 में सांघाई 5 नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बना था, जिसको एससीओ का प्रीडिसेसर माना जाता है। सांघाई 5 में टोटल 5 मेंबर्स थे, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। के बाद 2001 में जब एससीओ बना, तो सबसे पहले इसमें उज्बेकिस्तान को शामिल किया गया। इसके बाद 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके मेंबर बने। इसके बाद 2023 में ईरान एससीओ का 9th मेंबर बना, और इस साल यानी 24th एससीओ समिट के दौरान बेलारूस को इसके 10वें मेंबर के रूप में शामिल किया गया है। जब पिछले साल इस समिट को होस्ट किया गया था भारत में, जो कि भारत का एज अ होस्ट कंट्री पहला एससीओ समिट था। और अगले साल के लिए इसकी प्रेसिडेंसी गई है चाइना के पास, और चाइना की कैपिटल बीजिंग में ही इसका सेक्रेटारिएट भी है। अगला सवाल है, हाल ही में ब्रिक्स के 10वें पार्लियामेंट्री फोरम की मीटिंग को किस देश में होस्ट किया गया? तो ये संपन्न हुआ है रशिया के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में। इस मीटिंग में भारतीय संसदीय दल को लीड कर रहे थे हमारे ब्रिक्स की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में। ओरिजिनली इसके 4 मेंबर्स थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। और साउथ अफ्रीका को अगले साल यानी 2010 में इसमें शामिल किया गया। इसके अलावा इसी साल 1 जनवरी से 5 नए कंट्रीज को ब्रिक्स ग्रुप में शामिल किया गया है, जिसमें हैं इजिप्ट, एथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। यानी ब्रिक्स में अब टोटल मेंबर कंट्रीज हो गए हैं 10। अच्छा, इस साल का जो ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन होने वाला है, उसको अक्टूबर महीने में रशिया के शहर कजान में होस्ट किया जाएगा। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। हाल ही में किस देश की यात्रा के दौरान मैत्री उद्यान का अनावरण किया है? ये बना है मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुइस में। मैत्री उद्यान के बनने से भारत और मॉरिशस के बीच मैत्री संबंध को एक मजबूती मिलेगी, जो इनके इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भी था। इसके अलावा इन्होंने मॉरिशस के ग्रैंड बॉयस में भारत के बाहर पहले जनौषधि केंद्र का भी अनावरण किया है। इस बात को भी जरूर ध्यान में रखिएगा कि भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र कहाँ पे बना है।
मॉरिशस के दौरे के बाद ये पहुंच गए लाओस नाम के एक छोटे से साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में, और लाओस की कैपिटल वियंटियान में इन्होंने अयोध्या के रामलला की दुनिया का पहला पोस्टेज स्टाम्प जारी किया। अच्छा, ये लाओस गए थे आसियान से रिलेटेड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में। इसके बाद ये निकल पड़े जापान के लिए, जहाँ पे इनको क्वाड देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में जाना था। और जापान में इन्होंने महात्मा गांधी जी की मूर्ति का अनावरण किया, और ये मूर्ति टोक्यो में स्थित इडोगावा टाउन के फ्रीडम प्लाजा नाम की जगह पे लोकेटेड है। और इसके बाद ये रघुपति राघव राजा राम करते हुए घर पहुंच गए। चलिए, इसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में कॉस्पर साइंटिफिक असेंबली के 45वें एडिशन को किस देश में ऑर्गेनाइज किया गया? तो दोस्त, ये इस बार होस्ट किया गया था साउथ कोरिया के शहर बुसान में। कॉस्पर का पूरा नाम है कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च, और ये स्पेस साइंस की फील्ड में दुनिया का पहला और सबसे बड़ा फोरम है। और इसकी शुरुआत हुई थी 1958 में। आपको पता होगा 1957 में सोवियत यूनियन के द्वारा दुनिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, और इसके अगले ही साल कॉस्पर की शुरुआत की गई। आप थोड़ा उस पहला सैटेलाइट का नाम बताने का कष्ट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब आते हैं काम की बात पे। काम की बात यह है कि इस बार के कॉस्पर असेंबली में भारत के दो महान वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया, जिसमें एक हैं प्रोफेसर प्रहलाद चंद्र अग्रवाल, जिनको कॉस्पर हैरी मस्से अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर पीसी अग्रवाल टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, और ये हमारे देश के सबसे सीनियर स्पेस साइंटिस्ट में से एक हैं। अच्छा, इस अवार्ड की खास बात यह है कि इसमें मेडल और सर्टिफिकेट के साथ साथ अवार्ड विनर के नाम पे एक माइनर प्लेनेट का भी नाम रखा जाता है। इसलिए इनके नाम पे भी एक माइनर प्लेनेट का नाम रखा गया है, और इसका नाम है 20064 प्रहलाद अग्रवाल। इसके बाद दूसरे वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर अनिल भारद्वाज। इनको कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर अनिल भारद्वाज पीआरएल अहमदाबाद के डायरेक्टर हैं। अच्छा, हैरी मस्से अवार्ड केवल और केवल कॉस्पर के द्वारा दिया जाता है, वहीं विक्रम साराभाई मेडल कॉस्पर और इसरो दोनों के द्वारा ज्वाइंटली स्पॉन्सर किया जाता है। के अलावा थोड़ी सी अगर विक्रम साराभाई जी की बात करें, इनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है। और ऐसा इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1947 में इन्होंने ही पीआरएल की स्थापना की थी, और पीआरएल हमारे देश में स्पेस रिसर्च की ओर पहला कदम माना जाता है। इसके बाद एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा कि इसी साल मई के लास्ट वीक में साउथ कोरिया ने अपना एक नया स्पेस एजेंसी लॉन्च किया है, जिसका नाम इन्होंने रखा है कासा। और कासा का पूरा नाम है कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कॉस्पर असेंबली को साउथ कोरिया में होस्ट कराने की मुख्य वजह यही है। चलिए, इसके बाद अगला सवाल है, वर्ष 2024-25 के लिए एडीपीसी यानी एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की चेयरमैनशिप किस देश को दी गई है? तो इसकी अध्यक्षता मिली है भारत को। भारत को ये अध्यक्षता मिली है चाइना से, और भारत सरकार की तरफ से श्री राजेंद्र सिंह जी को इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। राजेंद्र सिंह एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। इसके बाद अगर एडीपीसी की बात करें, तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्य उद्देश्य है एशिया और पैसिफिक रीजन में डिजास्टर रिस्क और क्लाइमेट रेजिलियंस यानी आपदा जोखिम और जलवायु के लचीलेपन को कम करना। और इसकी शुरुआत की गई थी 1986 में भारत और इसके 8 पड़ोसी देशों के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। इसके अलावा आप लोग एक सीडीआरआई का नाम जरूर याद रखिएगा। इसका पूरा नाम है कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। ये डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की ओर भारत का एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, और इसको हमारे विजनरी प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा लॉन्च किया गया था 2019 में। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी के दम पे भारत को एडीपीसी की चेयरमैनशिप मिली है। चलिए, इसके बाद अगला सवाल है, वर्ष 2024 से 2026 के लिए कोलंबो प्रोसेस की चेयरमैनशिप किस देश को दी गई है? तो इसकी भी अध्यक्षता भारत को मिली है।
कोलंबो प्रोसेस की अगर बात करें तो ये एशिया के 12 देशों का एक ग्रुप है जिसका काम है माइग्रेशन को मैनेज करना। यानी जो लोग काम के सिलसिले में एक देश से दूसरे देश जाते हैं, उनके गवर्नेंस को मैनेज करना और उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इन्हेंस करना। जब कोलंबो प्रोसेस की शुरुआत हुई थी 2003 में और भारत को इसकी अध्यक्षता पहली बार मिली है। उसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स का चौथा एडिशन जारी किया गया है। इस इंडेक्स के आधार पे इस बार बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा रहा है? तो इसमें इस बार टॉप किया है दो राज्यों ने, केरल और उत्तराखंड। और इसमें इन दोनों का स्कोर रहा है 79 आउट ऑफ 100। और इसमें अगर वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट की बात करें तो ये है अपना बिहार, और इसमें बिहार का स्कोर है 57। बिहार को पूरे क्लास में सबसे कम नंबर आया है। इसके बाद अगर पूरे भारत के स्कोर की बात करें तो इसमें भारत का ओवरऑल स्कोर रहा है 71, और ये स्कोर पिछली बार था 66। इसके अलावा इसमें आप ये दो नाम याद रख सकते हैं, जिसमें एक हैं नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी और दूसरे हैं नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम। अच्छा, नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं देश के प्रधानमंत्री, और उनका नाम बताने की जरूरत तो है नहीं, इसलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अच्छा, ये स्लाइड उनके लिए पेश किया गया है जिनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में नहीं पता है। अगर आप इसका रट्टा मार सकते हैं तो जरूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एसएससी और रेलवे दोनों को ही इससे सवाल पूछने में बड़ा मजा आता है। आपको चार ऑप्शन देके पूछेंगे, बताओ इसमें से एसडीजी 5 क्या है, या आपसे टोटल नंबर ऑफ एसडीजी ही पूछ लेंगे। इसके अलावा ये जो टोटल 17 एसडीजी हैं, इसको अचीव करने का भारत का जो टारगेट है वो है 2030 तक का। ये सवाल भी कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। अच्छा, इस बार का जो सबसे इम्पोर्टेंट एसडीजी होने वाला है वो है एसडीजी 7, क्योंकि इसमें इस बार भारत को मिले हैं 100 में से 96 नंबर। अच्छा, इसमें आपको एसडीजी 14 और 17 नहीं दिखेगा, क्योंकि नीति आयोग अपने स्कोर कैलकुलेशन में इसका इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए इसको अलग से लिख दिया गया है, पढ़ जरूर लीजिएगा। चलिए अगला है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024। इसमें इस बार भारत की रैंक क्या है? तो इसमें इस बार भारत की रैंक है 82, और भारत का इसमें वीज़ा फ्री स्कोर है 58। यानी टोटल 58 ऐसे देश हैं जहाँ पे आप और हम बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये नंबर जितना बड़ा होता है, पासपोर्ट उतना ही पावरफुल माना जाता है, और इस हिसाब से दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट है सिंगापुर का, और इसको वीज़ा फ्री एक्सेस मिला है 195 देशों में। जब पिछली बार इस इंडेक्स में भारत की रैंक थी 80। इसके बाद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024। इसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में इस बार भारत की रैंक है 72 आउट ऑफ 174 कंट्रीज। अच्छा, इस इंडेक्स से आईएमएफ ये पता लगाने की कोशिश करता है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का नया चौंचला आया है, इसको कौन सा देश अपने हित में इस्तेमाल करने के लिए सबसे ज़्यादा रेडी है। और आईएमएफ ने पाया है कि इसके लिए सबसे अधिक तैयारी चल रही है सिंगापुर की। यानी इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाना, इन सब में सबसे आगे है सिंगापुर। और सिंगापुर के बाद दूसरे नंबर पे है डेनमार्क, और तीसरे नंबर पे यूएस। चलिए अगला सवाल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 27वें चेयरमैन के रूप में किन को अपॉइंट किया गया है? तो इनका नाम है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। इन्होंने रिप्लेस किया है दिनेश कुमार खारा जी को। शेट्टी साहब इससे पहले एसबीआई के एमडी हुआ करते थे, और इनकी जगह अब एसबीआई के नए एमडी बने हैं राणा आशुतोष कुमार सिंह। ये आपको ऑप्शन में राणा एके सिंह भी दिख सकता है। इसके अलावा एक और नाम याद रखिएगा, नवीन चंद्र झा जी का। इनको हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के नए सीएमडी के रूप में अपॉइंट किया गया है। चलिए अगला है, यूपीएससी की नए चेयरमैन कौन बनी है? ये बनी है फॉर्मर हेल्थ सेक्रेटरी प्रीति सूडान। इससे पहले ये यूपीएससी की मेंबर थी और इन्होंने रिप्लेस किया है मनोज सोनी जी को।
जब मनोज सोनी जी को पिछले साल ही अपॉइंट किया गया था 2029 तक के लिए, लेकिन हाल ही में पूजा खेडकर नाम की एक ट्रेनी आईएएस को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई है, सोनी जी शायद इसी चीज के हत्थे चढ़ गए। शायद इसलिए क्योंकि इनका कहना है कि हम पर्सनल रीजन की वजह से रिजाइन दे रहे हैं। खैर जो भी हो, आपको तो इस बात से मतलब रखना है कि यूपीएससी के चेयरमैन का अपॉइंटमेंट किस आर्टिकल के तहत होता है। इसके लिए हमारे संविधान में आर्टिकल है 316 ए। और यूपीएससी में टोटल मेंबर्स की संख्या हो सकती है 10-10-10 भाई, 10-10-10। चलिए अगला सवाल है, अमेरिका में भारत के नए राजदूत के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है। इनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा। इन्होंने सक्सीड किया है तरनजीत संधू जी को, जो इस साल जनवरी में ही रिटायर हो चुके थे। यानी ये पोस्ट काफी महीनों से खाली पड़ा था और कुछ दिन और ये पोस्ट खाली रहता, लेकिन हाल ही के दिनों में भारत और रशिया के बीच बढ़ते संबंध को देखते हुए यूएस थोड़ा नाराज हो गया। इसी नाराजगी को दूर करने के लिए विनय क्वात्रा जी को इतनी दूर भेज दिया गया। विनय क्वात्रा इससे पहले हमारे विदेश सचिव हुआ करते थे और इनकी जगह अब हमारे नए फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री जी। बड़ा मीठा मीठा सा नाम है इनका और इनकी चर्चा हम अपने पिछले महीने के करंट अफेयर्स में कर चुके हैं। इसलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हाल ही में बीएसएनएल के नए सीएमडी के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है। तो बीएसएनएल की डूबती नैया को पार लगाने के लिए रॉबर्ट जे रवि जी को अपॉइंट किया गया है और इन्होंने रिप्लेस किया है पीके परवार जी को, जो बीएसएनएल के साथ साथ एमटीएनएल के भी सीएमडी थे। अच्छा, पुरवार जी ने अपने टेन्योर के एक्सटेंशन के लिए भी अप्लाई किया था, पर भारत सरकार ने कहा तुमसे ना हो पाएगा और रॉबर्ट रवि को ही बीएसएनएल के साथ साथ एमटीएनएल और बीबीएनएल के भी नए सीएमडी के रूप में अपॉइंट किया गया है। अच्छा, जिन लोगों को उनके फुल फॉर्म में दिक्कत है उनके लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। चलिए अगला सवाल है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी के नए प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं। ये बने हैं धीरेन्द्र ओझा जी और इन्होंने रिप्लेस किया है शेफाली शरण को। अच्छा, धीरेन्द्र ओझा जी को पीआईबी के प्रिंसिपल डीजी के साथ साथ केंद्र सरकार के प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन के रूप में भी नियुक्त किया गया है। उसके बाद अगर पीआईबी की बात करें तो ये भारत सरकार का एक मीडिया यूनिट है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है और ये इस्टेब्लिश किया गया था 1919 में। ये वही साल है जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था। अच्छा, धीरेन्द्र ओझा इससे पहले क्या थे। ये इससे पहले थे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के डीजी और इनकी जगह अब सीबीसी के नए डीजी बने हैं वाई के बावेजा यानी योगेश कुमार बावेजा और ये इससे पहले थे पीआईबी के डीजी, प्रिंसिपल डीजी नहीं, सिर्फ डीजी। चलिए इसके बाद दो तीन मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड सवाल हैं दोस्त। तो इसमें पहला है नोमैडिक एलिफेंट, जो भारत और मंगोलिया के बीच कराया जाता है। हाल ही में इसके 16वें एडिशन को कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये एक्सरसाइज इस बार होस्ट किया गया था मेघालय के उमरोई में स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में। के बाद है मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2024। इस एक्सरसाइज में भारतीय सेना के जवान भी पीस कीपिंग की प्रैक्टिस करने गए थे। तो सवाल है कि ये गए कहाँ थे। तो ये गए थे मंगोलिया की राजधानी उलान बातर में। इस एक्सरसाइज में इस बार टोटल 23 देशों ने हिस्सा लिया था और ये एक्सरसाइज शुरू हुई थी 2003 में और इस बार इस एक्सरसाइज का ये 30वां एडिशन था। अच्छा, 2003 में जब ये एक्सरसाइज शुरू किया गया था तो उस समय ये यूएस और मंगोलिया के बीच एक बायलैटरल इवेंट हुआ करता था और बाद में यानी 2006 से ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज के रूप में उभरने लगा। चलिए बात जब मंगोलिया की हो रही है तो लगे हाथ एक बात बता ही दें कि नोमैडिक एलिफेंट का जो पिछला एडिशन हुआ था वो भी मंगोलिया के उलान बातर में ही ऑर्गेनाइज किया गया था। इस एक्सरसाइज की शुरुआत हुई थी 2004 में। इसको भारत और मंगोलिया के बीच अल्टरनेटिवली ऑर्गेनाइज किया जाता है और 2004 में इसका जो पहला एडिशन था उसको भी उलान बातर में ही होस्ट किया गया था। चलिए इसके बाद अगला है भारत और थाईलैंड के बीच होने वाला मैत्री एक्सरसाइज 2024। हाल ही में इसके 13वें एडिशन को किस देश में होस्ट किया गया। तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था थाईलैंड के टक प्रोविंस में।
मैत्री एक्सरसाइज की शुरुआत हुई थी मेरे मित्र 2006 में, और इससे पहले आखिरी बार इस एक्सरसाइज को 2019 में होस्ट किया गया था। और ये एक्सरसाइज हुआ था मेघालय के उमरोई कैंटोनमेंट में। चलिए, ये तो हो गया थल सेना की बात। अब बारी है जल और वायु की। तो अगला सवाल है, हाल ही में रसिया के 328वें नेवी डे परेड में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने हिस्सा लिया? तो इसका नाम है आईएनएस तबर। देख रहा है विनोद, इंडिया रसिया शेयर्स वार्म बायलैटरल रिलेशन। अब पता चला होगा आपको यूएस में भारत ने अपना नया एम्बेसडर क्यों भेजा। अगर यूएस में कहीं भूरे बाल वाले अंकल की सरकार बन गई तो ये वार्म बायलैटरल रिलेशन उधर शिफ्ट हो जाएगा। और वैसे भी रशिया में ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए वार्म रिलेशन ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता दोस्त। खैर, जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल अपना अगला सवाल है कि एयर इंडिया ने हाल ही में पूरे साउथ एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल बनाने की घोषणा की है। और ये फ्लाइंग स्कूल बनने जा रहा है महाराष्ट्र के अमरावती में। आपको इसकी भी थोड़ी सी कहानी बताते हैं कि हुआ यूं कि पिछले साल एयर इंडिया ने अपने एक्सपेंशन के लिए 470 जहाज़ों का ऑर्डर दिया एयरबस और बोइंग नाम की एयरक्राफ्ट कंपनी को। फिर इनके मन में एक सवाल आया होगा कि इतने बड़े बड़े जहाज को उड़ाएगा कौन? इसके लिए तो 600 के करीब पायलट लगेंगे। तो इसलिए ये अपना खुद का एक फ्लाइंग स्कूल बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्र के अमरावती में। इसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय सेना के मेडिकल सर्विसेज की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। इससे पहले ये आर्म्ड फोर्सेस के हॉस्पिटल सर्विसेज की डीजी थी, और उसमें भी ये पहली महिला थी। इसके बाद महिला सशक्तिकरण की जय से रिलेटेड एक और सवाल है कि हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में डिप्लॉय की जाने वाली इंडियन आर्मी की दूसरी और आर्मी एयर डिफेंस की पहली महिला कौन बनी है? तो ये हैं कैप्टन सुप्रीता सीटी। अच्छा, आर्मी एयर डिफेंस आर्मी का ही एक यूनिट है जो हमारे एयर स्पेस को दुश्मनों के जहाज या मिसाइल से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आपने देखा भी होगा कि आर्मी में मेनली दो तरह के लोग होते हैं, जिसमें एक तो वो होते हैं जो बंदूक और मशीन गन वगैरह चलाते हैं, और एक होते हैं मिसाइल दागने वाले। तो मिसाइल वाले जो लोग हैं वो एएडी यूनिट के होते हैं। चलिए, एक बात और बता ही देते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ आर्मी और यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस। इसमें फर्क ये है कि आर्म्ड फोर्सेस में तीनों तरह की सेनाएं आ जाती हैं, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स। तो साधना सक्सेना नायर जब हॉस्पिटल सर्विसेज की डीजी थी, तब इनका टाइटल था एयर मार्शल का, जो कि एयर फोर्स का टाइटल है। और अभी ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल के पद पे, जो आर्मी का टाइटल है। चलिए, इसी के साथ बंदूक बंदूक यहीं छोड़ते हैं और अब बात करते हैं कलम की, यानी जुलाई महीने के इम्पोर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर्स की। तो हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूर्व उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी के 75वें जन्मदिन के अवसर पे इनके जीवन के सफर पे आधारित 3 किताबें लॉन्च की हैं। इन 3 किताबों में से एक है वेंकैया नायडू जी की जीवनी। इसका टाइटल है वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस। इस बुक के ऑथर कौन है? तो इसके लेखक हैं द हिंदू के पूर्व एडिटर एस नागेश कुमार। अच्छा, इसके अलावा बाकी की जो 2 किताबें हैं उसमें पिक्चर्स के माध्यम से वेंकैया नायडू जी के जीवन को, इनफैक्ट सेवा भरे जीवन को दर्शाने की कोशिश की गई है। इसके बाद अगला है हमारे प्रधानमंत्री जी की पॉलिटिकल बायोग्राफी, जिसका टाइटल है पावर विद इन, और इस बुक के ऑथर हैं डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम, और इनको प्यार से बालू भी बुलाते हैं, इसलिए ऑप्शन में आपको डॉक्टर आर बालू भी दिख सकता है दोस्त। अगली किताब है द प्रिजनर ऑफ भोपाल, जो 1984 के भोपाल गैस ट्रेजेडी पे आधारित एक काल्पनिक किताब है। इस बुक के ऑथर हैं टिम वॉकर। अच्छा, टिम वॉकर हैं इंग्लैंड के, और ये भोपाल गैस ट्रेजेडी से कैसे जुड़े, इसके पीछे की कहानी ये है कि टिम वॉकर लेखक बनने से पहले एक बहुत ही फेमस ग्राफिक डिजाइनर हुआ करते थे, और 1984 में इनको यूनियन कार्बाइड की तरफ से हायर किया गया था एक ऐसे पेस्टिसाइड के लिए लीफलेट डिजाइन करने, जो यूनियन कार्बाइड के उसी भोपाल यूनिट में बनता था जिसमें ये हादसा हुआ। और इस हादसे के बाद इनसे ये प्रोजेक्ट भी वापस ले लिया गया। तो ये थी इनके और भोपाल गैस ट्रेजेडी के बीच एक छोटी सी कड़ी। इसके बाद अगली किताब है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। को बताना है कि ये भारत के किस वैज्ञानिक की आत्मकथा है।
ये किताब है जियोलॉजिस्ट सुदीप्ता सेनगुप्ता जी की आत्मकथा। ये जियोलॉजिस्ट होने के साथ साथ एक पर्वतारोही भी हैं और इस किताब में इन्होंने अपने इसी जोखिम भरे जीवन के बारे में लिखा है। अच्छा, सुदीप्ता सेनगुप्ता एज अ साइंटिस्ट भारत की उन दो महिलाओं में से एक हैं जिन्होंने अंटार्कटिका में अपना कदम रखा था। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं कि 1983 में भारत ने अंटार्कटिका में अपना तीसरा एक्सपीडिशन लॉन्च किया था। इस एक्सपीडिशन में टोटल 81 मेंबर्स थे जिसमें केवल दो महिलाएं शामिल थीं और उन दो महिलाओं में से एक थी सुदीप्ता सेनगुप्ता और दूसरी फीमेल साइंटिस्ट का नाम था अदिति पंत। इस एक्सपीडिशन का मुख्य उद्देश्य था अंटार्कटिका में भारत के पहले रिसर्च स्टेशन को तैयार करना। इस स्टेशन का नाम रखा गया था दक्षिण गंगोत्री। नाम तो सुने ही होंगे दोस्त। अच्छा, अभी अंटार्कटिका में भारत का जो स्टेशन है उसका नाम आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके बाद अगर सुदीप्ता सेनगुप्ता जी की बात करें तो जियोलॉजी के फील्ड में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए 1991 में इन्हें शांति स्वरूप भटनागर प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। जिनको इस अवार्ड के बारे में नहीं पता है उनको बता दें कि ये हमारे देश में साइंस की फील्ड में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। चलिए, इसके बाद हाल ही में सत्या के भीखू मात्रे और गैंग्स ऑफ वासेपुर के सरदार खान यानी मनोज वाजपेयी जी के जीवन पे आधारित एक पुस्तक आई है। इसका टाइटल है मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी। इस किताब के लेखक कौन है? इस बुक के ऑथर का नाम बताने से पहले आपसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगा कि ये जो नई किताब आई है, इसके ओरिजिनल वर्जन का नाम है कुछ पाने की जिद, जिसके लेखक हैं पीयूष पांडे नाम के एक बहुत ही फेमस पत्रकार। और पांडे जी की इस किताब को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है रचित वत्स जी के द्वारा और इन्होंने इसका टाइटल रखा है मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी। तो इसलिए अगर आपसे इसके लेखक का नाम पूछा जाए, आपको करना है पांडे जी की जय। पर गलती से ट्रांसलेटेड बाय पूछ लिया जाए तो वत्स रचित जी का नाम याद रख लीजिए। चलिए, इसके बाद दो और किताबें हैं इस महीने के जिसमें एक है कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट। इस बुक के ऑथर हैं लेट कर्नल एम बी रविंद्रनाथ, जिनका निधन 2018 में ही हो गया था। पर हाल ही में इनके द्वारा लिखी गई किताब को अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर के पारनाइक जी के द्वारा रिलीज किया गया है। कर्नल रविंद्रनाथ भारत के उन वीर जवानों में से एक हैं जिन्होंने 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच इस युद्ध में ऑपरेशन विजय को सफल बनाया था। इनके इस वीरता के लिए इन्हें वीर चक्र अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद इस महीने की आखिरी किताब है जमशेद जी टाटा पावरफुल लर्निंग्स फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस और इस बुक के ऑथर हैं आर गोपाल कृष्णन और हरीश भट्ट। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन पे। हाल ही में राष्ट्रपति महोदया ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किनको अपॉइंट किया है? तो ये बने हैं जस्टिस सील नागू। और इनके साथ साथ झारखंड हाई कोर्ट के भी नए चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं और इनका नाम है जस्टिस बी आर सारंगी। इसमें इससे ज्यादा बताने लायक कुछ है नहीं दोस्त, इसलिए थोड़ा सा स्टैटिक जानकारी दे देते हैं कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट न पंजाब में है और न हरियाणा में। ये लोकेटेड है पंजाब और हरियाणा की ज्वाइंट कैपिटल चंडीगढ़ में, जो खुद एक यूनियन टेरिटरी है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। अच्छा, हाई कोर्ट के जजेस को ओथ दिलाने का काम होता है राज्य के गवर्नर्स का और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के केस में ये काम करते हैं पंजाब के गवर्नर। पंजाब के उस समय के गवर्नर हुआ करते थे बनवारी लाल पुरोहित, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। और झारखंड के उस समय के गवर्नर थे सीपी राधाकृष्णन, जो अब कहीं और के गवर्नर हैं। इसकी बात हम अपने अगले स्लाइड में करने वाले हैं। इसके बाद अगर जजेस के रिटायरमेंट एज की बात करें तो हाई कोर्ट के जज के केस में ये होता है 62 साल और सुप्रीम कोर्ट के केस में 65 साल। अच्छा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा और इसके लिए हमारे संविधान में जो आर्टिकल है वो हाई कोर्ट के केस में है आर्टिकल 217 और सुप्रीम कोर्ट के केस में ये है आर्टिकल 124। और हाल ही में हमारे देश के राष्ट्रपति महोदया ने इसी आर्टिकल 124 का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट के दो नए जजेस का अपॉइंटमेंट किया है। इन दोनों जजेस के नाम हैं जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और जस्टिस आर महादेवन। इन दोनों जजेस में से
जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह का नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मणिपुर राज्य के पहले जज हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, इन दोनों जजेज को ओथ किन्होंने दिलाया? तो ये काम होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, यानी इस केस में डी वाई चंद्रचूड़ जी का। और डी वाई चंद्रचूड़ इसी साल नवंबर महीने में रिटायर होने वाले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस बनेंगे उनको ओथ दिलाने का काम होगा राष्ट्रपति जी का। इसके अलावा एक और बात बता दें कि इन दोनों जजेस के अपॉइंटमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट अपने मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस की संख्या पे आ चुका है, और ये नंबर होता है दोस्त 34, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल है। चलिए, स्टैटिक स्टैटिक बहुत हुआ, वापस आते हैं करंट पे। जजेस के बाद हम लोग बात करने वाले हैं गवर्नर्स की। तो हाल ही में राष्ट्रपति जी के द्वारा टोटल 10 राज्यों के नए गवर्नर्स अपॉइंट किए गए हैं, जिसमें ज़्यादातर राज्यों में सिर्फ अदला बदली हुई है। तो इस अदला बदली के खेल की शुरुआत करते हैं बिरसा मुंडा की धरती झारखंड से। झारखंड के नए गवर्नर बने हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार। इन्होंने रिप्लेस किया है सीपी राधाकृष्णन जी को, और सीपी राधाकृष्णन अब बन गए हैं महाराष्ट्र के नए गवर्नर। सीपी राधाकृष्णन जी से पहले महाराष्ट्र के गवर्नर थे रमेश बाइस, जो अब रिटायर हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अच्छा, सीपी राधाकृष्णन इससे पहले झारखंड के गवर्नर के साथ साथ तेलंगाना के गवर्नर और पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे। और इनके बाद अब तेलंगाना राज्य के नए राज्यपाल बने हैं त्रिपुरा के फॉर्मर डेप्यूटी सीएम जिष्णुदेव वर्मा। और पुडुचेरी के नए एलजी हैं पूर्व आईएएस अधिकारी के कैलाशनाथन। इसके बाद बारी है पंजाब की, और यहाँ के नए गवर्नर बने हैं गुलाब चंद कटारिया। और इनको पंजाब के गवर्नर के साथ साथ चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर का भी एडिशनल चार्ज दिया गया है। इन्होंने रिप्लेस किया है बनवारी लाल पुरोहित जी को, जिनको थोड़ा सा वहाँ के सीएम के साथ पंगा हो गया और हाल ही में इन्होंने रिजाइन दे दिया पर्सनल रीजन बताते हुए। अच्छा, गुलाब चंद कटारिया जी को शपथ दिलाने का काम किया गया था जस्टिस सील नागू जी के द्वारा। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि गवर्नर को शपथ दिलाने का काम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का होता है। गुलाब चंद कटारिया इससे पहले क्या थे? तो ये इससे पहले थे असम राज्य के राज्यपाल। और इनके बाद अब असम के नए गवर्नर बने हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। और इनको असम के गवर्नर के साथ साथ मणिपुर के गवर्नर का भी एडिशनल चार्ज दिया गया है। अच्छा, इनसे पहले मणिपुर की गवर्नर थी अनुसुईया उइके। और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य इससे पहले थे सिक्किम के गवर्नर। और इनके बाद सिक्किम के नए गवर्नर के रूप में ओम प्रकाश माथुर जी को नियुक्त किया गया है। ओम प्रकाश माथुर राजस्थान राज्य से राज्यसभा के पूर्व मेंबर हैं। इसके बाद अगला राज्य है राजस्थान, और यहाँ के नए राज्यपाल बने हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। इनके नाम से ही लग रहा है कि ये भारत के सबसे बड़े राज्य के राज्यपाल हैं। हरिभाऊ बागड़े महाराष्ट्र असेंबली के पूर्व स्पीकर हैं, और इनसे पहले राजस्थान के गवर्नर थे कलराज मिश्र। अगला राज्य है छत्तीसगढ़, और यहाँ के नए गवर्नर हैं असम के पूर्व लोकसभा एमपी रमन डेका। और इन्होंने रिप्लेस किया है विश्वभूषण हरिचंदन जी को। इसके बाद अपना आखिरी राज्य है मेघालय, और मेघालय के नए गवर्नर हैं CH विजय शंकर। इन्होंने रिप्लेस किया है फागू चौहान जी को। चलिए, इसी के साथ गवर्नर्स के अपॉइंटमेंट की कहानी यहीं समाप्त होती है। तो अभी जो ये खिचड़ी पक रही थी दोस्त, आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। के बाद ये अपना आज का आखिरी स्लाइड है, और आखिरी स्लाइड का पहला सवाल है हाल ही में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के 9th प्रेसिडेंट कौन बने हैं? इनका नाम है मसूद पेजेस्कियान। आपको पता होगा इसी साल मई महीने में ईरान के जो पूर्व राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, उनकी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इसके बाद हाल ही में यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कराया गया, और वहाँ की जनता ने एक सुधारवादी नेता मसूद पेजेस्कियान को अपना प्रेसिडेंट चुना है। अच्छा, इस इलेक्शन में इनके जो मेन राइवल थे उनका नाम था सईद जलीली। और सईद जलीली को वहाँ के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खamenei का सपोर्ट मिला हुआ था। इसलिए मसूद पेजेस्कियान के जीतने के बाद सुप्रीम लीडर की सुप्रीमेसी थोड़ी सी कम हो गई है। इसके बाद अगला है नेपाल, और यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में एक बार फिर से केपी शर्मा ओली जी आ गए हैं, और ये तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। इन्होंने रिप्लेस किया है पुष्पा कमल दहल को, जिनको
प्रचंडा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। हाल ही में ये अपने खिलाफ हुए कॉन्फिडेंस मोशन को हार गए हैं। अच्छा, ओली जी की जो सरकार बनी है वो भी कोलिशन की सरकार है और नेपाल के जनरल इलेक्शन से पहले जो 2027 में होने वाला है, आपको एक दो और नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इनको आप उतना सीरियसली ना लें क्योंकि नेपाल में ये खेल पिछले कई सालों से चल रहा है। चलिए दोस्त, इसके बाद ये आज का आखिरी सवाल है जिसमें आपको बताना है रवांडा के लगातार चौथी बार प्रेसिडेंट बनने वाले व्यक्ति का नाम। तो इनका नाम है पॉल कागामी। इसमें कुछ नई बात तो है नहीं, इसलिए रवांडा के बारे में ही कुछ जान लीजिए। रवांडा ईस्ट अफ्रीका का एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसकी कैपिटल है किगाली और रवांडा को लैंड ऑफ थाउजेंड हिल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्त, यही थे जुलाई 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का पहला पार्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और इस वीडियो के बारे में आपका जो विचार या सुझाव है उनसे कमेंट के माध्यम से ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं इसके अगले यानी कि दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए खुश रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।